हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। और ये इन्फॉर्मेशन मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है इसके बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्री के लिए और हमें प्री एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और स्पेशली ये उन लोग को ध्यान में देके मैंने बनाया है जो कि फास्ट ट्रैक मोड में चल रहे हैं, मतलब वो फास्ट ट्रैक मोड में बहुत इन डेप्थ नहीं जाना चाहते हैं। तो प्री एग्ज़ाम में मैं 4 टॉपिक डिस्कस करूंगा और 4 टॉपिक में पहला टॉपिक होगा हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी और चौथा करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें क्या क्या ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें एक दिशा मिल जाए और हम उसमें आगे की तरफ बढ़ पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हिस्ट्री में पढ़नी चाहिए, अब मैं टॉपिक वाइज चलूँगा और टॉपिक वाइज ही मैं इसको डिवाइड करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी चाहिए वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होना चाहिए, चाहे वो थ्योरी ऑफ डिक्लाइन हो, चाहे एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, या हड़प्पन सिटीज़ कौन कौन से रिवर्स के किनारे पे थी वो हो, या उनके ब्रिक के साइज़ क्या होते थे, या उनका आर्किटेक्चर कैसा होता था। ये सब चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज़रूर पढ़ें। नंबर 2, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर ज़रूर पढ़ें और मौर्यन एम्पायर में भी अशोका, बहुत ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर, अशोकन एरा के ऊपर। और अशोका ने जितने भी पिलर्स लगाए वो पिलर कहाँ कहाँ लगे, उन्होंने अशोका ने जिन जिन चीज़ों को बनवाया वो कहाँ कहाँ बनवाया, पिलर्स के एक्सटेंट कहाँ तक थे, फ्रॉम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ तक पिलर्स गए हैं, कहाँ कहाँ उसके नाम मिले हैं। ये सब चीज़ें मौर्यन एम्पायर स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट टू अशोका। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा रफली 563 BCE वहाँ से स्टार्ट करके जो गौतम बुद्धा का पीरियड है, उस गौतम बुद्धा के पीरियड में गौतम बुद्धा के धम्म के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, जो गौतम बुद्धा के मृत्यु के बाद जो काउंसिल्स हुई उन काउंसिल्स के बारे में। गौतम बुद्धा इज अ टॉपिक दैट शुड नॉट बी मिस्ड। गौतम बुद्धा के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज गुप्ता एम्पायर। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजेंद्र गुप्त, गुप्ता एम्पायर को ज़रूर पढ़ें। और गुप्ता एम्पायर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुप्ता एम्पायर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें और उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ध्यान दें। मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान दें और अशोका के ऊपर ध्यान दें, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और अशोका ने जो जो चीज़ें करी हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट टू पिलर्स, मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, ये सब चीज़ें जो अशोका ने करी हैं। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पीरियड है। इस पीरियड में मैंने काफ़ी चीज़ें ओमिट कर दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ओमिट कर दी, बट ये फास्ट ट्रैक लोगों के लिए। फिर हम आ जाते हैं ट्रांजिशन पीरियड पे। ट्रांजिशन पीरियड में हम गुप्ता पीरियड को कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे अर्ली मिडिवल में। अर्ली मिडिवल में हमें इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप तुगलक डायनेस्टी समझ सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी समझ सकते हैं, बलबन समझ सकते हैं, इल्तुतमिश। इनके लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और इनका एक्सटेंट भी आपको देखना है, क्योंकि बलबन में जो पूरा टोटल एम्पायर था उसका एक्सटेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी में सबसे ज़्यादा है, अलाउद्दीन खिलजी में, और मोहम्मद बिन तुगलक में भी ठीक ठाक है। इसके लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, और ये हमारे लिए अर्ली मिडिवल में हो जाएगा। जब हम मुग़ल डायनेस्टी में आते हैं, मुग़ल डायनेस्टी में हमें अकबर के ऊपर ध्यान देना है, उसके लैंड रिफॉर्म्स पे ध्यान देना है, जो उसको लैंड रिफॉर्म्स मिले थे पहले से शेरशाह सूरी और इन लोगों से, जो उसको लैंड रिफॉर्म्स मिले थे पहले से, और जो उसने लैंड रिफॉर्म किए टोडरमल और उनके अंडर में, उन लैंड रिफॉर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नंबर 1। नंबर 2, मुग़ल
डायनेस्टी में पढ़ना है कि उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्पेशली पेंटिंग्स, गार्डन्स, मॉन्यूमेंट्स, इस्लामिक आर्किटेक्चर कंबाइंड विद इंडियन आर्किटेक्चर, ये चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अकबर के ऊपर ध्यान देना है और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर ध्यान देना है और लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आता है मराठास। मराठा में भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी थी, हायरार्की थी, वो बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है। इसके बाद विजयनगर एम्पायर आता है। विजयनगर एम्पायर को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि विजयनगर एम्पायर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया पे। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ तक आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है। फ्रॉम 1773 से जितने भी एक्ट्स बने, चार्टर एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट्स बने वो सारे एक्ट्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उससे। दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है कास्ट मूवमेंट्स। कास्ट मूवमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस मूवमेंट या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या एजावा मूवमेंट, ये मूवमेंट आपको पढ़ने हैं। रिफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको पढ़नी है, सिख रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, देवबंद पढ़ना है, अलीगढ़ मूवमेंट आपको पढ़ना है। तो मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए। आत्मीय समाज, ब्रह्मो समाज, हेनरी विवेन थियोरेसियो का जो ग्रुप था, इसके ऊपर, इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो जो दो टॉपिक हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो चाहिए चार्टर एक्ट्स फ्रॉम 1773 ऑनवर्ड्स और वहाँ से लेकर के 1935 तक, ये आपको बहुत ध्यान देना है, इस पे आपको जोर लगाना है। मॉडर्न इंडिया में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वॉइस रॉयज का। वॉइस रॉयज में जो पहला वॉइस रॉय जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, नंबर 2 लॉर्ड वेलेस्ले, नंबर 3 लॉर्ड William Bentinck, number 4 is Lord Dalhousie, number 5 Lord Canning, number 6 Lord Ripon, number 7 Lord Curzon, number 8 Lord Hardinge, and number 9 is Lord Irwin। ये 9 लोग आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं चाहे जैसा भी हो। सो मॉडर्न इंडिया में हमें मूवमेंट्स पढ़ने हैं, हमें कास्ट मूवमेंट्स पढ़ने हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं आपके पास, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट या यंग बंगाल मूवमेंट। फिर आपके पास हैं ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यूपी किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, स्वराज पार्टी। देन यू हैव रिवोल्ट्स, इंडिगो रिवोल्ट, चंपारण सत्याग्रह, डेक्कन राइट्स, पाबना रिवोल्ट, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और जितने भी नॉन ट्राइबल मूवमेंट्स हैं इनको भी आपको पढ़ना है। सो मॉडर्न इंडिया में प्री में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है चार्टर एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स थे राइट फ्रॉम 1773 ऑनवर्ड्स। दूसरी चीज़ जितने भी कास्ट मूवमेंट्स थे उनके ऊपर ध्यान देना है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़े बड़े हुए हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस पे आपको ध्यान देना है और आपको उन 9 वॉइस रॉयस पे ध्यान देना है, उनके अंडर में क्या क्या काम हुए और वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और अगर आपने इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ये टॉपिक अगर आपने बेसिकली कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको प्री में बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे स्कोर करने के हिस्ट्री में। तो अगर आपके कोई और सवाल हो या आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ और इम्पॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू।